अब जो हम चीज़ देखने वाले हैं सोशियोलॉजी की कंसेप्ट, जैसे कि संस्कार हो गए, पुरुषास्त्र हो गए, आश्रम हो गए, ये इनको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कल्चरल और सिविलाइजेशन को। फिर बाकी की जो चीज़ें हैं कि क्या मतलब अपने एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी, सामाजिक समता के जो कारण और घटक जो होते हैं ना, वो सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ों के और बढ़ेंगे। तो इससे समझ में आएगा कि हम सोसाइटी और सोशोलॉजी को जो समझने की प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है संस्कार। संस्कार का फंडामेंटली मोटा मोटा दिमाग में अगर कोई भी चीज़ रखो तो एक प्रकार से मान के चलिए इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है। तो जब ये पैदा हुआ था तो वो आदि मानव था, जानवर था, सिर्फ और सिर्फ मतलब मानव और इंसान में अंतर अगर कुछ करना था तो कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वो भी जानवर थे, ये भी अपने जीने के लिए शिकार करते थे, है ना। दे हैव टू प्रे फॉर देयर फूड, मतलब उनको करना ही पड़ता था। और मांस हुआ, फिर धीरे से मांस खाना हुआ, फिर धीरे से उनको फायर पता चला तो कच्चे से पक्के की ओर शिफ्ट हुए। फिर उसका धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ। उनको समझ में आने लगा कि हम साथ में रहेंगे तो ज़्यादा फायदा है, हमारे सर्वाइवल के चांसेस और डिपेंडेंसी एक दूसरे को होगी तो वो बेहतर होगी। तो उसी के साथ फिर धर्म आता है, धर्म के साथ फिर उसी से रिलेटेड चीज़ आ जाती है संस्कार, यानी कि रिचुअल्स। ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब डूज एंड डोंट्स इंसान के बर्थ से लेके डेथ के टाइम पे किए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं हिंदू कल्चर पे, वो उसको कहा जाता है संस्कार। तो अब देखते हैं कि संस्कार का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग है प्यूरिटी एंड होलीनेस, मतलब शुद्धता और परफेक्शन इसका मकसद है। मतलब इंसान जब अपने लाइफ स्पेन जब पैदा होता है, बर्थ से लेके डेथ तक की जो ड्यूरेशन होती है ना, बर्थ से लेकर डेथ तक की जो ड्यूरेशन जो वो नापता है या फिर उससे चलता है, तो उस टाइम पे ऐसी कौन कौन सी हम स्टेप करें जिससे हमारी एग्जिस्टेंस, जो अर्थ में हमारा जो लाइफ स्पैन रहेगा वो बेटर हो, बेस्ट हो, और एक प्रकार से हम कुछ हमारी लाइफ को जेन्युइन तरीके से जी पाए। इसलिए धर्म के आधार पर कुछ डूज एंड डोंट्स बने थे जिनको संस्कार कहा गया था, जिसका मकसद था इंसान को प्योर बनाना, मतलब सुप्रीम लेवल पर जाना और एक परफेक्शन की ओर अग्रसर करना। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एक्शंस टू द पर्सन फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस रिफाइनमेंट, मतलब ये इंसान की ऐसी, मतलब रिफाइन करना मतलब होता है शोध करना, परफेक्ट करना, प्योर करना। इंसान की कौन सी एक्शंस, जो फिजिकल एक्शन हो, सोशल एक्शन हो, इंटेलेक्चुअल एक्शन हो, रिलीजियस एक्शन हो, इन सबको जो परफेक्शन की ओर जो ले जाए वो हो जाते हैं संस्कार। अब सवाल आता है कि ठीक है, संस्कार को लाने का मकसद क्या था? रिफाइनिंग द लाइफ ऑफ पर्सन एंड फॉर राइट्सियस कंडक्ट, मतलब इंसान की जो लाइफ है उसको परफेक्ट करना, रिफाइन करना, और क्या कहते हैं कि जो सही आचरण होते हैं, राइट कंडक्ट्स होते हैं, उनको अपनाना अपने जीवन में। उससे क्या होगा? सीधी बात है कि आप ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बेटर तरीके से फील कर पाएंगे और उससे जी पाएंगे। अब देखते हैं, देयर इज नो यूनैनिमिटी ऑफ नंबर ऑफ सेक्रीमेंट्स बट मोस्ट स्कॉलर कंसिडर्ड 16 रिचुअल्स, मतलब मान के चलिए कितने संस्कार की संख्या होगी वो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग दिया है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने 16 इंपॉर्टेंट संस्कार की संज्ञान दी है। तो हमारी एग्जाम में हमको 16 ही लिखना है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पे गौर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्कर बन जाएगा, राइट डाउन दी 16 संस्कार ऑफ हिंदुइज्म, है ना। तो ये 16 के नाम लिख देंगे। फिर 5 मार्कर में पूछ लेगा 16 संस्कार को, और फिर एक 11 मार्कर्स में। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो इस तरीके का होगा कि हम 3 में भी लिख सकें, 5 में भी लिख सकें और 11 में भी लिख सकें। और कुछ तो ये भी पूछ लेगा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ संस्कार विच आर परफॉर्म्ड बिफोर बर्थ, मतलब पैदा होने से पहले कौन कौन से संस्कार करते हैं वो। फिर ये पूछ लेगा, राइट डाउन द संस्कार विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, है ना, कौन कौन से वो हो गए। फिर ये भी पूछ लेगा डेथ के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें पूछेगी। फिर पूछ लेगा अडल्ट के टाइम पीरियड के बता दो संस्कार। तो ये सब चीज़ें बनेंगी। अब देखते हैं सबसे पहला संस्कार कौन सा है। तो अब 16 संस्कार को देखने से पहले मैं कुछ कमेंट कर देता हूं, कुछ चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात हो, हम संस्कार को तो देखेंगे ही, 16 संस्कार क्या हैं उनको तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंट
मतलब अभी इनकी क्या आवश्यकता है और इनकी प्रेजेंट रिलेवेंस को मैं अपने इनपुट्स दूंगा, ताकि आपको फील हो सके कि यार इनका पढ़ने का जो मकसद है और रिलेवेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखेगी आपको एज अ अवेयर्ड स्टूडेंट। और फिर आगे जाके यही नॉलेज आप जब अपनी फील्ड वर्क में यूज़ करेंगे आपके ऑफिसर बनने के बाद, तो वो आपको डायमेंशंस खोलने में मदद करेगा। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की डायमेंशन की तरफ नैरो नहीं रखूंगा, आपको बियॉन्ड ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिकल एसेंस को समझ पाएंगे। तो देखते हैं गर्भधारण। फर्स्ट संस्कार है ये। दिस रिचुअल इज परफॉर्म फॉर स्टार्टिंग लाइफ इन वोम ऑफ मदर। माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में ही जब बच्चा धारण होता है और आने वाला होता है, उस टाइम पे जो संस्कार किया जाता है वो गर्भधारण कहलाता है। अब सवाल आता है कि ये संस्कार क्यों किया जाता है? फुलफिलमेंट ऑफ पेरेंटल ड्यूटी टू कंटिन्यू द रेस। अब देखिए, आप आए हो, अब उसके बाद अर्थ किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। पूरे यूनिवर्स में इतने सारे प्लेनेट है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, लेकिन अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे अलग अलग की प्रजातियों के जानवर रहते हैं और ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। और ह्यूमन को सुप्रीम इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन के ब्रेन में कॉन्शियसनेस होती, चेतना, वही जानवरों की नहीं होती। जानवरों के सामने अगर आप खाना दे देंगे बहुत सारा, तो वो बहुत सारा खाना खा के मर जाएंगे, उनको पता नहीं कि व्हेन टू स्टॉप एंड व्हाट टू ईट, दे जस्ट ईट। बट वही ह्यूमन के साथ ये है कि दे नो वेयर टू स्टॉप एंड व्हाट इज द एसेंशियल नीड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारे पास चेतना होती है, इसलिए हमको सुपर ह्यूमन कहा जाता है और सुपर एनिमल और या होमोसेपियन कहा गया है। तो क्या होता है कि सामाजिक परिदृश्य में एक ढांचा बना गया है कि हम होंगे, हमको बचाने के लिए कोई आएगा, तो उससे क्या होगा, हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम पहले बच्चे को माँ बाप संभालते हैं, फिर बच्चा माँ बाप को संभालता है जब उनके बुढ़ापे में। तो इस तरीके एक साइकिल बनती है कि एक आएगा, फिर वो उसको संभालेगा और फिर ये साइकिल चलते ही जाती है। तो समझ में आ गया कि गर्भधारण का एग्जिस्टेंस क्या, मतलब गर्भधारण क्या है, ये समझ में आ गया। फिर समझ में आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ में आता है। अब देखते हैं कि गर्भधारण की कुछ कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि ये डूज एंड डोंट्स हैं संस्कार। टू प्रोड्यूस अ गुड चाइल्ड, इट्स मदर एंड फादर शुड हैव प्योर थॉट्स एंड ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ शास्त्र। शास्त्र के जो भी नियम होते हैं उनको ऑब्जर्व करना माता पिता की दायित्व है और प्योर थॉट होना चाहिए। तो देखो, अब इसको मैं ले जाऊंगा आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पे गर्भधारण में सबसे पहली बात कह दिया कि जो ह्यूमन और जो बच्चा आने वाला होता है उसका एक रीज़न है ना। उसके बाद माता पिता के बीच में थॉट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है, मतलब माइंड। तो जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, मतलब चेतना की ओर जोर दिया गया है, आपको एक अच्छा इंसान अग्रसर होने की ओर दिया गया है। क्योंकि उनने बोला है कि देखो, अगर आप अच्छे थॉट के साथ आप मीटिंग करोगे, मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग होगी, तो उससे एक सही और एक हेल्दी और जेन्युइन और अच्छे विचारों के साथ जब आप मीटिंग करोगे तो एक अच्छा बच्चा और अच्छे विचारों वाला बच्चा पैदा होगा। तो इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं कि जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है अभी, जो भ्रूण हत्या होती है। सबसे पहली बात तो क्या होता है, जो अबॉर्शंस रेट होते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना मॉडर्न जनरेशन हो रहा है, तो उसके बाद क्या सेक्सुअल कंडक्ट और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हो चुकी हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज क्या हो चुका है, अबॉर्शंस का। क्योंकि जो कॉन्डम और प्रोटेक्शंस का यूज़ है वो डिप हो चुका है, और सिर्फ लस्ट एंड जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा रैपिड हो चुकी है मॉडर्न जनरेशन के बीच में। तो यहाँ पे रिलीजन का कितना इंपॉर्टेंट रूल, मतलब एक स्टेप रिलीजन हमको कितनी अच्छी चीज़ सिखाता है कि वाई देर इज अ सेंस ऑफ लव इज नेसेसरी बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय और मेल और अ फीमेल। तो जो हमारा जो क्या कहते हैं कि जो भ्रूण हत्या जो सबसे बड़ा कारण है, अगर ये संस्कार हम अडॉप्ट करेंगे तो वो जो चीज़ है, एक जो इंसान की जान जो आती है वो बच्चे के रूप में, वो रैपिड भ्रूण हत्या खत्म हो जाएगी। तो इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझ में आया, गर्भधारण की एग्जिस्टेंट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये भी समझ लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूं आपको अवेयर्ड स्टूडेंट बनाने की। और अब देखते हैं पुंसवन। अब पुंसवन क्या है ये देखते हैं। इसको बोला जाता है फीटस प्रोटेक्शन। अब ये सेकंड संस्कार है। अब ये परफॉर्म कब किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है 3rd and 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का तीसरा और चौथा मंथ आता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब वेजाइना में स्पर्म जाता है और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो एक बच्चा पैदा होने के लिए जो पहली स्टेप होती है वो फीटस में जाके बनने लगती है। तो यहाँ पे एक चाइल्ड का फीटस
क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस हो जाता है और डेवलप हो जाता है। तो इस संस्कार का मेन मुद्दा क्या है, उस फीटस को प्रोटेक्ट करना। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। प्रेज ऑफ गॉड फॉर द बर्थ एंड यूज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वूम्स। अब सीधी बात है, अब क्या हो चुका है कि मैटिंग हो चुकी है, स्पर्म वेजाइना में जा चुका है और फीटस जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है तो अब सीधी बात है कि वहां पे एक नई जान पैदा होने वाली है, उसका एग्जिस्टेंस और उसका एविडेंस हमको मिल चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस संस्कार में हम भगवान की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हम अब चेतना की ओर अग्रसर होंगे। जानवर से इंसान में अंतर वही है, कॉन्शियसनेस है ना, यही है अंतर, मतलब चेतना ही अंतर करती है इंसान और जानवर के बीच में। अगर कोई चेंजेस लाती है तो वो चेतना ही अंतर पैदा करती है। तो अब हम क्या चीज़ देने वाले हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन देने वाले हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ताकि वो फीटस प्रोटेक्ट रहे। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, सीमंतोनियन जो थर्ड संस्कार है, उसका मकसद क्या है देखते हैं। ये पहली बात, ये कब परफॉर्म किया जाता है, 3rd और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3rd से 8th मंथ की प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है तब ये परफॉर्म किया जाता है। अब देखते हैं कि क्यों परफॉर्म किया जाता है। हेल्दी एंड फिजिकल मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, वहां पे हमने फीटस को प्रोटेक्शन की बात कर लिए थे, किसमें, पुंसवन में हमने क्या देख लिए थे, फीटस के प्रोटेक्शन की बात कर ली थी। अब सीमंतोनियन में हम क्या देखने वाले हैं कि अब फीटस तो बहुत डेवलप हो गया, चाइल्ड डेवलप हो चुका हुआ, 3 से 8वें महीने में एक चाइल्ड बन चुका है, तो उसकी हेल्दी और फिजिकल मेंटल बीइंग के लिए हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू मदर सो दैट शी शुड फ्री फ्रॉम वरीज सिंस लास्ट मंथ आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। अब देखते हैं कि क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, माँ की चिंताएं और माँ की तकलीफें बढ़ने लगेंगी। माँ की तकलीफें बढ़ने लगेंगी तो उससे क्या होगा कि अगर टेंशन लेंगी तो बच्चे की हेल्थ में बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, चाहे पति हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर से करना है जिससे वहाँ पे लड़की को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, तो पूजा रखेंगे ताकि ध्यान हमारा अपनी तकलीफों और चिंताओं से मुक्त हो। और जो माँ है उसके कमरे पे हम क्या रखेंगे, बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मतलब आज की जनरेशन में प्रेग्नेंट वुमेन के सामने हम कौन से पिक्चर्स रखते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ की फोटोज़ रखते हैं, ताकि वो जो इमेजिनेशन और विजनिंग पावर से बच्चा हेल्दी हो और जो हमारी इमेजिनेशन होगा उस शेप में वो बने और उस तरीके से वो अपना शेप ले। उस सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ किए जाते हैं। तो अब देखते हैं जात कर्म, ये कब परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म ऑन 6 days फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड। अब देखो, अब यहाँ पे पॉज ले लो। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ संस्कार विच आर परफॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो 3 संस्कार होंगे। तो पहला क्या होगा, गर्भधारण, दूसरा क्या होगा, पुंसवन, और तीसरे का नाम होगा सीमंतोनियन। तो हो गया अपना पुंसवन, सीमंतोनियन और गर्भधारण। तो ये 3 ऐसे संस्कार होंगे जो कि कब परफॉर्म किए जाते हैं, पैदा होने के पहले। इनके बीच की कंडीशंस देख लिए और इनका प्रेजेंट एग्जिस्टेंस देख लिए। अब अगर मैं तीनों को कंपाइल करूं प्रेजेंट सिनारियो में, तो सबसे पहला तो वही कि भ्रूण हत्या खत्म करना, दूसरा जो फिजिकल मेटिंग को सिर्फ लस्ट और क्या कहते हैं कि सेक्स रिलेटेड नहीं देखना, ये बहुत सुप्रीम, मतलब एक प्रकार से सुप्रीम मेटिंग है जिससे एक नई संतान आती है और एक नई ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होने वाली होती है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। और चौथा लव मतलब समर्पण भगवान के लिए, पति पत्नी के लिए, और क्या कहते हैं कि धर्म को बीच रखते हुए। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं प्रेजेंट सिनारियो में जो मिसिंग है, उनको रिमाइंड कराते हैं ये संस्कार। अब आगे बढ़ते हैं जात कर्म ये परफॉर्म किया जाता है 6 days फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के 6 दिन के लिए किया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद। तो इसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हाउस एंड इन ऑर्डर टू कीप चाइल्ड इन क्लीन एटमॉस्फेयर। मतलब सीधी बात है, अब बच्चा पैदा हो चुका है तो घर में साफ सफाई रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत वल्नरेबल है। तो हमको घर में साफ सफाई रखना पड़ेगा, है ना, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत साफ रखनी होगी ताकि वायरस और दूसरी बीमारियों के लिए वो वल्नरेबल ना हो। अब देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन है। इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ फादर पुट घी एंड हनी ऑन द टंग ऑफ बेबी। हनी एंटीबायोटिक का काम करता है, घी भी हेल्दी होता है बच्चे के लिए, तो लिक्विड फॉर्म में हम फूड देते हैं ताकि वो डिजीज फ्री हो।
तो इसका प्रेजेंट सिनारियो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छी हेल्थ के लिए ये चीज़ करते हैं। अब पांचवा देखते हैं नामकरण। नाम से ही समझ में आता है कि इसमें बेबी का नाम रखेंगे। तो परफॉर्म ऑन 11th मतलब 10th 11th एंड 12th डे विथ रिसिटेशन ऑफ मंत्रास, मतलब मंत्रों के उच्चारण के साथ 10वें 11वें और 12वें दिन ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, बेबी चाइल्ड गेट्स नेम ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस संस्कार, इस संस्कार के कंप्लीशन होने के साथ बच्चे का नाम रखा जाता है। अब बच्चे के नाम रखने के पीछे के कुछ कारण हैं। उसके कारण क्या है, एप्रोप्रिएट नेम इज गिवन टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ बर्थ टाइम, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे ग्रहों की और नक्षत्रों की क्या पोजीशन थी उसके बेसिस पे नाम रखा जाता है। अब इस जो संस्कार है उसका मेरे को मतलब प्रेजेंट सिनारियो में एग्जिस्टेंस समझ नहीं आता, और लॉजिक के वाइज अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मेरे पास इसका रीज़न नहीं है। तो जिसके पास, जिस स्टूडेंट को पता होगा न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इसका प्रेजेंट सेंस में क्या एग्जिस्टेंस है और किस तरीके से प्लेनेटरी पोजीशन से किसी का नाम रख सकते हैं। अब होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण ये होता है परफॉर्म 4th मंथ ऑफ बर्थ, मतलब चौथे मंथ में बच्चे का पैदा होता है तब किया जाता है। वाई चाइल्ड इज टेकन आउट ऑफ द हाउस एंड परफॉर्म सन व्यू मून व्यू। अब मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को घर के बाहर, अब तक बच्चे को सिर्फ हम इंडोर एटमॉस्फेयर में रखे, अब हम उसको आउटडोर एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे। तो जो पंच धातु होती ना, जैसे जल वायु पृथ्वी, ये सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है ताकि वो अपने नेचर की रिस्पेक्ट करना सीख सके। तो इसमें क्या होता है, सन व्यू कराते हैं। सन व्यू क्यों कराते हैं, सन को मास्टर ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का देवता माना जाता है। और मून व्यू मतलब होता है शांति और धैर्य का प्रतीक, मून व्यू होता है। तो इस तरीके से हम पंच धातु से इसको अवगत कराते हैं ताकि वो नेचर के और क्लोज आ सके और नेचर की रिस्पेक्ट करना सीख सके। तो प्रेजेंट सिनारियो में भी ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल क्रॉस अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये निष्क्रमण कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये संस्कार आज के ज़माने में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर अन्न प्रसारण। अब अन्न प्रसारण में हम क्या करते हैं, ये 6वें महीने में परफॉर्म किया जाता है और चाइल्ड इज गिवन सॉलिड फूड अन्न फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहले हमने लिक्विड दिया था, सॉलिड में दिए थे, और इसमें सॉलिड फूड 6वें महीने में बच्चे को किया जाता है। चूड़ा कर्म, अब ये क्या होता है, परफॉर्म ऑन द 1st और 3rd ईयर ऑफ द बर्थ, मतलब या तो पहले साल में होगा या फिर 3rd या फिर ऑड ईयर्स में किया जाता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम द कटिंग ऑफ हेयर ऑन द चाइल्ड्स हेड, मतलब पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं, मतलब जब से पैदा हुआ तब तक उसके बाल नहीं कटते, पहली बार कटते हैं। परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड फॉर लाइफ लॉन्ग। अब मतलब इसका ना फिजिकल प्रेजेंट एग्जिस्टेंस बताता हूँ। जैसे वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बाल मुंडवा लिए थे। तो बाल मुंडवाने की प्रथा के पीछे का लॉजिक क्या है कि जब इंसान का जो हेड होता है, अब होता है ईगो और कॉन्शियसनेस में, आई और चेतना में बहुत महीन सी लाइन होती है। तो जब आदमी बाल कटाता है तो वो अपने ईगो को ख़त्म कर देता है। मतलब बाल कटाने के पीछे का रीज़न है अपनी ईगो को ख़त्म करना और ग्राउंड रियलिटी में आ जाना, अपने आप को सक्सेस और कामयाबी जितनी भी चीज़ होती है वो कपाल पे ना चढ़े, अहंकार ना पैदा हो, इसलिए ये चीज़ की जाती है। तो इसलिए इस संस्कार की प्रेजेंट सेंस में सिग्निफिकेंस है। इसको सिर्फ रिचुअल के साथ रीज़न मत करिए। जितने भी हमारे धर्म में जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं और जितनी भी मान्यताएं हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस होता है। और वो एग्जिस्टेंस दो ही चीज़ों के बीच में चलता है, एक होता है ईगो यानी कि मैं, और दूसरा होता है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। और चेतना और मन के बीच की ही टसल चलती है, माइंड वर्सेस ब्रेन की ही टसल चलती है जीवन भर में। तो इसलिए चूड़ा कर्म करते हैं। तो इसका प्रेजेंट सिग्निफिकेंस समझ में आया किस तरीके से लोग जितनी भी अचीव करते हैं बड़ी चीज़, उसके बाद सब क्यों ऐसा होता है कि बड़ी चीज़ अचीव करने के बाद ही बाल काट देते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने माता को चढ़ा दिए अपने बाल, वैष्णो देवी चले गए, हमने अपने बालों को अर्पित कर दिए। तो वही होता है कि अहंकार पैदा ना हो हमारे अंदर, इसलिए ये चीज़ को किया जाता है। तो समझ में आ गया ये संस्कार क्या कहता है। अब होता है कर्णवेद, मतलब ये परफॉर्म किया जाता है 3rd and 5th ईयर ऑफ द बर्थ। वाई, मतलब इसमें क्या किया जाता है, कानों में छेद किया जाता है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। राइट ईयर इज पियर्स्ड देन लेफ्ट ईयर, मतलब पहले जो होता है फर्स्ट राइट ईयर को पियर्स किया जाता है, फिर लेफ्ट ईयर को। इट इज डन वाया सूर्य पूजा सो दैट चाइल्ड बिकम ब्राइटर एंड लिसन गुड थिंग्स। मतलब सीधी बात है, कानों को छेद करने के पीछे का ये होता है कि मतलब एक प्रकार से हम कानों में पिंच कर रहे हैं ना, पिंच कर रहे हैं, मतलब दर्द होगा कान में, तो हम अपने ध्यान को किस तरह ले जा रहे हैं, कान की ओर ले जा रहे हैं। तो बार बार बताया जाएगा कि आपको कि जो अपना
आपने कर्ण छिदाए हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमको अच्छी चीज़ों से सुनना है, और हमारे जो सेंसेस हैं, मतलब हमारे ऑर्गन कौन से, टेस्ट होगा, टंग हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, माउथ हो गया, मतलब ये सब चीज़ें, तो हमारे कान पे हमने एक प्रकार से पिंच कर दिए कि बोले कि कोई भी चीज़ गलत हमको नहीं सुननी है, अच्छी ही इन्फॉर्मेशन को अपने कानों में लाना है। तो इसका प्रेजेंट सिग्निफिकेंस भी कितना रखता है, जैसे सोशल मीडिया के टाइम पे ये कितनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, पॉर्न होगी, तो हम कितनी गलत चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो उन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए ये चीज़ करते हैं। उसके बाद आता है 10वां, विद्या आरंभ, टू इंट्रोड्यूस लेटर लर्निंग विथ प्रेज ऑफ गॉड। यहाँ थोड़ी ब्लर होगी इमेज, मैं इसलिए यहाँ पे एक एक लाइन रिपीट कर दे रहा हूँ। टू इंट्रोड्यूस लेटर लर्निंग विथ प्रेज ऑफ गॉड, मतलब अब अक्षरों का ज्ञान बच्चे को सिखाया जाएगा इस पीरियड में। और मतलब 8 साल की कम उम्र का बच्चा है, 8 साल की कम उम्र का बच्चा है, अब उसको लेटर का ज्ञान सिखाया जाएगा, और भगवान का नाम, भगवान की चैंटिंग करना सिखाया जाएगा। भगवान की चैंटिंग क्यों करना सिखा रहे हो? क्योंकि भगवान की, हमारे हिंदू धर्म में स्टोरीज हैं, सीरीज ऑफ स्टोरीज, हर स्टोरी कुछ ना कुछ सिखाती है, और हर स्टोरी का अगर आप कंक्लूजन करेंगे तो चेतना और मन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो आप जितने भी मंत्र उच्चारण करते हैं, जब उसकी मीनिंग को खोजने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों को वो सिखाएगी, और कुछ ना कुछ ऐसी बात बताएगी जिससे आपका ईगो बड़ा ना हो, छोटा ही हो, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाए, और आप सुप्रीम गोल की ओर अग्रसर होते जाए। अब होता है उपनयन, 11वें नंबर का जो संस्कार है। बॉय इज सेंट फ्रॉम 8 ईयर टू 12 ईयर टू हिज टीचर फॉर एजुकेशन, मतलब 8 से 12 साल के लिए बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजा जाता है अपने टीचर के बाद। इसी में क्या होता है, जनेऊ धारण किया जाता है। अब देखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिग्निफिकेंस इसका बताऊंगा। सीधी बात हो गई है, अब बच्चा एडोलेसेंट एज में आएगा। अब एडोलेसेंट होते जाएगा, मतलब वो युवा अवस्था में जाएगा। तो हमने 10th अपनी 9th 10th में हम हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि जैसे हम अडल्ट एज में आते हैं तो हमारा स्पर्म जनरेशन होता है, मूंछ आने लगती है, टेस्टोस्टेरोन हम लेवल हमारा इंक्रीज होने लगता है, स्पर्म जनरेशन होने लगता है। तो हम जो गलत कृत्य ना करें, जैसे मतलब आयुर्वेद में और हमारी हिंदू फिलॉसफी में स्पर्म को बहुत स्पर्म रिटेंशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, मतलब हस्तमैथुन ना करें, और जो हमारे जो स्पर्म है उसको हम प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान बहुत दिया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ओजस का काम करती है। ओजस का काम इसलिए करती है कि जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है। जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मसल बिल्डिंग हो गया, है ना, आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए वो जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो अब ये जो एज आएगी एडोलेसेंट वाली एज, 8 साल से आने की 16-17 साल तक की जो उम्र चलेगी, उस बीच में ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। किसका? हमारे संस्कारों का, ताकि हम क्या करें, हमारा स्पर्म रिटेन कर सके। मॉडर्न जमाने में इसको अभी बोला गया है नो फैप, NOFAP, नो फैप कहा गया है इस चीज़ को। और आजकल मतलब अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर में बहुत चल रहा है कि स्पर्म और मास्टरबेशन ना करें इन सब चीज़ के लिए, और नो पॉर्न वगैरह देखने के लिए ये सब चीज़ें चली गई हैं। तो नो फैप अभी बहुत चल रहा है, तो हमारे संस्कारों ने पहले ही बोल चुका था। तो इसमें जनेऊ धारण किया जाता है, और आदमी को ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर किया जाता है। अब इसमें देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। डिसिपल सिट नियर टू हिज टीचर एंड स्टार्ट चैंटिंग गायत्री मंत्र। इसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो अपने टीचर के पास बैठते हैं, और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण उसके बाद इसमें कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं, कौन कौन सी प्रथाएं करते हैं ये। तो पूजा, सीधी बात है, वर्शिप करेंगे भगवान को। हवन, मतलब हवन करने में हम सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, कुछ छोड़ना, मतलब क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे हम, वही है कि हम अपने माँ बाप से दूर आ गए, मोह का त्याग करके हम अपनी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम मोरल टीचिंग सीखेंगे। शिक्षा मतलब टीचिंग ऑफ मोरल, मतलब सही गलत में फ़र्क जानना सीखेंगे। भिक्षा मतलब आपको सिखाया जाएगा कि पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और आपके ईगो को ख़त्म करने के लिए आपको भीख मंगवाई जाती है कि आपका जो खाना होता है जगह जगह जाके आप मांगते हो खाना। फिर दीक्षा मतलब गिविंग गायत्री मंत्र, मतलब गायत्री मंत्र को जो दीक्षा देते हैं, कौन देता है? टीचर देता है। फिर ब्लेसिंग मतलब अपने टीचर की आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद इसमें किया जाता है। तो ये समझ में आ गया उपनयन क्या चीज़ है। अब देखते हैं वेदारंभ मतलब अभी सबसे पहले तो हमने अक्षरों का ज्ञान सीखा था। कौन सा? हमारे 10वें नंबर का जो संस्कार था विद्या आरंभ, इसमें हमने क्या करा था? लेटर का ज्ञान सीखा था। अब हम जो ज्ञान सीखने वाले हैं वेदों का ज्ञान सीखेंगे। इट इज़ डन अलॉन्ग विद उपनयन, मतलब सीधी बात है आश्रम में हो इस वक्त आप अपने टीचरों के अंडर, है ना। तो
अपने टीचर के अंडर ही हो आप, तो सारी चीज़ें जो सीखने वाले हो टीचर के अंडर सीखोगे, तो इसी टाइम पे टीचर ही आपको वेदों का ज्ञान सिखाता है। इट इज़ द लर्निंग ऑफ वेदास एंड उपनिषद इन गुरुकुल। गुरुकुल के अंदर आप ये सब चीज़ों को सीखते हैं। केसंत, अब 16 साल की उम्र हो चुकी है और केसों का अंत होगा। केस मतलब होते हैं बाल, और बालों का अंत, बाल कटेंगे। तो क्या हो चुका है, आपने इस टाइम पीरियड में, मतलब 8 से 16 साल के टाइम पीरियड में आपने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया था? ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को ख़त्म कर दिए, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे अपने बालों को काटा जाता है। एट द एज ऑफ 16 हेयर कट ऑफ ब्रह्मचारी जो थे उनके हेयर कट जाता है, और हेयर कट करने के बाद वो अपने गायों का दान किया जाता है। जिस आचार्य के अंडर इन्होंने जितनी चीज़ें सीखी, उनको उनकी फैमिली जो होती है, मतलब जो भी बच्चे जाते हैं उनके अंडर, उनको उनकी फैमिली गाय का दान करती है। अब आते हैं 14वां नंबर के संस्कार में, संवर्तन। समावर्तन का मतलब होता है, समावर्तन का मतलब है फिर से लौटना। कहाँ लौटोगे? मतलब आप घर से निकल के आश्रम पे जा चुके थे, आश्रम के बाद आपकी फिर से घर वापसी हो रही है। तो आप 16 साल के हो चुके हो, आपने सुप्रीम लेवल का ज्ञान अर्जित कर चुका है, आपको पता हो चुका है कि फिजिकल फैक्टर्स जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ को लेके, वो चीज़ों को आप समझ चुके हैं। तो इस वक्त क्या होगा? इट इज़ द एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ वेदास इन गुरुकुल। आफ्टर लर्निंग रूल्स ऑफ लाइफ ही रिटर्न्स होम फ्रॉम हिज टीचर्स आश्रम। मतलब अपने टीचर के आश्रम गुरुकुल से अब घर पे आता है, और ज़िंदगी के नियमों को सीखते हुए अपने बच्चे को अपने घर को और वापस आता है। आफ्टर इट ब्रह्मचर्य इज कंप्लीट। मतलब उसका ब्रह्मचर्य जो करता है वो 8 से 16 साल की उम्र तक, या 8 साल के लिए जो वो अपना सीमन रिटेंशन करता है और मास्टरबेशन नहीं करता, और अपनी सारी एनर्जी ज्ञान अर्जित करने में, मोरल कंडक्ट करने में और जीवन के चक्र को समझने में लगाता है, वो चीज़ को कंप्लीट होता है। अब उसके साथ ही ये एलिजिबल हो जाएगा घर गृहस्थी के कामों के लिए और विवाह के लिए। सीधी बात है, विवाह करोगे तो मतलब मेटिंग होगी मतलब आपका स्पर्म इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको आप जो आपने जनेऊ धारण करे थे आप उसको छोड़ सकते हो, और आप समावर्तन के संस्कार के साथ उस चीज़ को दूर कर सकते हो। तो इसी के साथ यहाँ पे जितने भी संस्कार थे जो अभी तक 14 तक चले, इसमें क्या बताया कि जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए ही आगे यूज़ करते रहें। और उसका जो आप इसको चीज़ को कर रहे हैं तो उसका सेंस भी आपको पता हो। अब देखते हैं विवाह। इट इज़ द एंट्री इन द सेकंड आश्रम। मतलब सीधी बात है, पहला आश्रम कौन सा था? गुरुकुल। अब सेकंड आश्रम कौन सा हो गया? विवाह। विवाह मतलब कमिटमेंट हो गया। इट इज़ द लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ऑफ वन वाइफ एंड वन हस्बैंड। ये सब जिंदगी का सबसे पवित्र कमिटमेंट आप अपनी पत्नी के साथ करेंगे, और पत्नी पति के साथ करती है, और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा। और जो सबसे आखिरी आता है अंत्येष्टि, मतलब लिबरेशन फ्रॉम लाइफ एंड डेथ साइकिल। मतलब जीवन और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन और मुक्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि। तो जितने भी संस्कार थे उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस था। अगर मेरे से कोई पूछे कि आप क्या चाहोगे, तो जैसे आपने जो केसांत करते हैं, बालों को काटते हैं, तो हमने बालों काटने का सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया था कि आपने इसमें क्या करे थे, अपने ईगो को खत्म करे थे। लेकिन यहाँ पे जो डोनेशन ऑफ काऊ है, तो इसमें डोनेशन ऑफ गाऊ के पीछे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाता है कि यार आप एनिमल्स के लिए कितने सजग हैं, एनिमल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अभी तो मीट इंडस्ट्री ही इतने बड़े तरीके से बूम कर रही है कि जो प्रोसेस मीट होता है, गायों को पाला भी इसलिए जाता है ताकि उनसे दूध निकाला जाए, और दूध निकाल के हो गया उनका काम तो उनको स्लॉटर कर देते हैं। तो जितने भी संस्कार थे वो इन्वायरमेंट के कितने करीब थे। तो हमको हमारी जितनी भी रिचुअल्स हैं उनको कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ के साथ जोड़ना सीखना होगा। और अगर कोई चीज़ें, अब जैसे अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अब आज के ज़माने में हर कोई गाय नहीं रखता, तो हमको अलग अलग चीज़ों के साथ हमारे रिलीजन को भी थोड़ा थोड़ा अपडेट करना होगा ताकि उनकी रिलेवेंस प्रेजेंट टाइम में बनी रहे। क्योंकि ऐसे थिंकर्स नहीं आ रहे जैसे कि पहले आ रहे थे, कबीर साहब आए, तुलसीदास आए, ये थिंकर्स थे। लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में ऐसे थिंकर्स नहीं है जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को, पहले के ज्ञान को आगे बढ़ा सके और उसमें एड ऑन कर सके ताकि उनकी रिलेवेंस अभी भी बन सके। तो मैंने जो बात बताई थी उसके पीछे का मकसद ये था कि सिर्फ हमको एग्जाम के पर्पज से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ उनकी रिलेवेंस को भी देखते हुए रखना था। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ थी वो आपके सामने शेयर करा। आई होप आपको वो चीज़ पसंद आई होगी। अब देखते हैं कि संस्कार की इंपॉर्टेंस ऐसी क्या है। तो ये गोल
इज टू मेक इंडिविजुअल परफेक्ट। सीधी बात है, आप एक इंसान को अवेयर बना रहे हो, आप वो क्या है, उसको जीवन का चक्र क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, इंसान परफेक्ट होगा। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। सीधी बात है, आदमी की मोरल कंडक्ट इंप्रूव होंगे तो उसकी उसकी पर्सनालिटी तो डेवलप होगी। डेवलप मोरल कंडक्ट, अच्छे आचरण, है ना, ये सीखेगा, नैतिक आचरण आएंगे। बिल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। सीधी बात है, हर एक जो रिचुअल कर रहे हो आप, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो और अपने कर्तव्य को समझ रहे हो। और अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी हो रही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपलिफ्टमेंट हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी इसमें मानवता को अग्रसर कर रही थी, क्योंकि बच्चे का दायित्व, माँ बाप का दायित्व और उनके जीवन चक्र के लिए एक प्रकार से एक स्टेज लैडर का काम कर रहे हैं संस्कार, ताकि वो ऊपर ही ऊपर उठे और चेतना के ऊपर बल दे सके। तो इसी के साथ संस्कार कंप्लीट होते हैं। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, इसी कंटेंट के साथ आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, प्रेजेंट सेंस में इनकी सिग्निफिकेंस समझ में आए। हाँ, इनकी नाम याद रखने में दिक्कत हो सकी, लेकिन इनके पीछे का पर्पस आपको याद होगा। तो एक बार इनकी क्रोनोलॉजी बना लीजिएगा, निमोनिक्स जैसा बना लीजिएगा पहले पहले लेटर के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आश्रम को और आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेके। थैंक यू सो मच।